मॉर्निंग क्लास। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं सबके सब अच्छे होंगे। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि अपन अपनी स्कूल के अंदर ऑनलाइन क्लासेस चला रहे हैं क्लास 12 के लिए। और आज हमारा जो चैप्टर नंबर 1 है ह्यूमन ज्योग्राफी का क्लास 12 का, वो हम लोग स्टार्ट करेंगे। और जैसा कि आप लोगों को मैंने यहाँ लिखा हुआ है, तो क्लास 11 में जो हम लोगों ने फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ी थी, अब उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए आगे आपकी क्लास 12 के अंदर है ह्यूमन ज्योग्राफी। ह्यूमन ज्योग्राफी क्या है और किस तरीके से हम लोग को इसको पढ़ना है, ये आपका चैप्टर नंबर 1 है पार्ट ए का। तो उस तरीके से हम लोग इसको पढ़ेंगे। तो बेसिकली अगर हम लोग पहली बात करें कि ज्योग्राफी के अंदर आपका जो पहला ज्योग्राफी का जो पार्ट है वो है आपका ह्यूमन ज्योग्राफी। ह्यूमन ज्योग्राफी क्या है? जैसा कि वर्ड में अपने आप को अपन को पता चल जाता है, ह्यूमन ज्योग्राफी का मतलब होता है ह्यूमन ज्योग्राफी, यानी कि ह्यूमन बींग्स की ज्योग्राफी। हमारा जो रिलेशनशिप रहता है अर्थ के साथ में, एक ह्यूमन बींग की जो एक्टिविटीज़ जो अर्थ के अंदर बैठ के करते हैं हम लोग, यहाँ पे जो अर्थ के आसपास इंटीरियर पार्ट में जो भी हमारी जो एक्टिविटी हमारे द्वारा जो की जाती है, उसका पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन आता है ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर। ह्यूमन ज्योग्राफी में हम लोग ह्यूमन बींग्स के बारे में पढ़ेंगे, ह्यूमन सेटलमेंट के बारे में पढ़ेंगे, उनकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बारे में पढ़ेंगे। ये सारा का सारा पार्ट आपका ह्यूमन ज्योग्राफी का ही एक पार्ट। अगर हम लोग देखें ह्यूमन ज्योग्राफी क्या है, तो आपकी बुक के अंदर और हमारा जो टॉपिक है उसके अंदर पहला टॉपिक है आपका ह्यूमन ज्योग्राफी मीनिंग एंड डेफिनेशंस। मतलब ह्यूमन ज्योग्राफी को डिस्क्राइब करने के लिए बहुत से ज्योग्राफर थे, उन्होंने इसकी डेफिनेशंस को बताया हुआ है कि ह्यूमन ज्योग्राफी क्या है, इसका पढ़ने का जो मेन हमारा पर्पस है वो क्या है, हम लोग ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़ते क्यों हैं और इससे हमें क्या क्या बेनिफिट मिलते। तो अगर आप लोग सबसे पहले बात करोगे ह्यूमन ज्योग्राफी क्या है, ह्यूमन ज्योग्राफी को बोला जाता है इट इज़ ए काइंड ऑफ अ डिस्क्रिप्टिव साइंस। डिस्क्रिप्टिव का मतलब पूरा डिस्क्रिप्शन दिया जाता है इसके अंदर कि, और एक तरीके से पूरा का पूरा एक साइंस का एक सब्जेक्ट है, एक फील्ड है साइंस की, और वो सारी की सारी चीज़ें हम लोग इसमें पढ़ते हैं। ये एक फंडामेंटल है, ये फंडामेंटल एक तरीके से कॉन्क्रीट है। जब भी हम लोग कोई अगर सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो ज्योग्राफी का जो मेन पार्ट है वो है आपका ह्यूमन ज्योग्राफी। क्यों? क्योंकि हमारा जो रिलेशनशिप है अर्थ के साथ, ह्यूमन बींग रहते कहाँ हैं आखिरकार? रहते तो अर्थ पे ही हैं। तो अर्थ पे जो रहते हैं हमारा और जो अर्थ का जो रिलेशनशिप है, हम लोग यहाँ क्या एक्टिविटी करते हैं वो सब कुछ हम लोग पढ़ते हैं ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर। तो हम लोग अगर पढ़ेंगे इसमें पहली चीज़ क्या है ह्यूमन ज्योग्राफी, तो ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर अगर हम लोग देखते हैं ह्यूमन ज्योग्राफी इज़ अ फंडामेंटल ब्रांच ऑफ ज्योग्राफी। ये एक फंडामेंटल ब्रांच है ज्योग्राफी की। ज्योग्राफी की बहुत सी ब्रांचेज हैं, जैसा कि आप लोगों को पता ही है। उसी ब्रांच में सबसे इंपॉर्टेंट सबसे क्रूशियल जो पार्ट है वो है आपकी ह्यूमन ज्योग्राफी। ठीक है, आगे अगर हम लोग देखेंगे ज्योग्राफी के अंदर, ज्योग्राफी को माना जाता है कि इट इज़ अ डिस्क्रिप्टिव पार्ट ऑफ अ ज्योग्राफी। डिस्क्रिप्टिव पार्ट ऑफ अ ज्योग्राफी एक डिस्क्रिप्टिव है, हम लोग पूरे डिस्क्रिप्शन के साथ पढ़ते हैं, एक एक चीज़ें बहुत ही डिटेल के अंदर पढ़ी और समझाई जाती है। और इसी ज्योग्राफी को अगर आप लोग बात करेंगे आगे, तो इसकी काफ़ी लोगों ने अलग अलग डेफिनेशंस दे रखी है। इसी में अगर आपका आएगा पहला, जिनका नाम है फ्रेडरिक रेड्जल थे, इन्होंने दिया हुआ है। फिर पॉल डी ला ब्लेच थे, डिकन्स एंड पिट्स हैं, और एक आएगी एलन सी सैम्पल। ये सारे के सारे ह्यूमन ज्योग्राफी को अपनी ही लैंग्वेज में डिस्क्राइब करते हैं और बताते हैं कि ह्यूमन ज्योग्राफी क्या है। अगर आप लोग यहाँ एक बात करेंगे, आप लोगों का एक सिंपल सा होमवर्क है, अपने बुक के अंदर उस चैप्टर्स को पढ़िएगा और वहाँ ये पता करना है कि आपके फादर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी किसको बोला जाता है। क्लास 11 में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि फादर ऑफ ज्योग्राफी हिकेटियस को बोला जाता है। उसी की तरह हर एक ज्योग्राफी के जो फील्ड है उसके अंदर हर एक के अलग अलग फादर माने गए। उसी की तरह आपका जो ह्यूमन ज्योग्राफी है, ह्यूमन ज्योग्राफी के फादर कौन है, ये आप लोगों को आपको कमेंट करके या फिर मैसेज करके हम लोगों को बताना है कि ह्यूमन ज्योग्राफी के फादर कौन है। आपको बहुत इजीली आपकी बुक के अंदर मिल जाएगा। रही बात डेफिनेशंस की, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग बात करें तो हर एक जो कोई जितने आपके यहाँ 4 जो मेन ज्योग्राफिकर के नाम बता रखे हैं, सबके सब जर्मन भी हैं, तो इनके बारे में एक डेफिनेशन आपकी एग्जाम में पक्की आएगी। आपका यहाँ इस चैप्टर में से 1 नंबर का कोई ना कोई क्वेश्चन पक्का बनता है और अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाते हैं डेफिनेशन से रिलेटेड। चाहे वो डेफिनेशन फ्रेडरिक रेड्जल की हो, चाहे आपकी पॉल डी ब्लेच की हो, चाहे एलन सी सैम्पल की हो, चाहे डिकन्स एंड पिट की हो। तो आपको यहाँ ये चीज़ें समझनी है, डेफिनेशन को एज इट इज़ याद करके एग्जाम के अंदर उसको लिखना भी है। तो अगर हम लोग पहली बात करेंगे डेफिनेशन की फ्रेडरिक रेड्जल की, तो रेड्जल क्या बोलते हैं वो अगर आप लोग देखेंगे तो उन्होंने बताया है ह्यूमन ज्योग्राफी इज अ सिंथेटिकल स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन सोसाइटी एंड अर्थ सरफेस। रेड्जल बताते हैं कि जो ह्यूमन बीइंग का है, ह्यूमन सोसाइटी का एक बहुत बड़ा रिलेशनशिप है हमारे इन्वायरमेंट के साथ। इन्वायरमेंट के साथ क्यों है? क्योंकि हम लोग रहते हैं अर्थ पे हैं, हम लोग यहीं के रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हैं और इसी इस्तेमाल करने के बाद में हम हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं। फर्दर क्लासेस में मैंने आप लोगों को बताया हुआ भी है कि ह्यूमन बीइंग इज़ नॉट अ प्रोड्यूसर। हम लोग सारे के सारे कौन है? कंज्यूमर है। हम लोग हर चीज़ कंज्यूम करते हैं
और कंज्यूम करने के लिए जो हमें जो चीज़ें मिलती वो हमारे आसपास के एनवायरनमेंट में से ही मिलती। मतलब अर्थ जो है हमारी जितनी भी रिक्वायरमेंट है उसको पूरा का पूरा करने का काम कौन करती है? अर्थ करती है। उसी की तरह रेडजेल बताते हैं कि हमारा ह्यूमन एक्टिविटी का और अर्थ का आपस में बहुत कॉन्क्रीट रिलेशनशिप है। एक सिंथेटिकल रिलेशनशिप के बारे में बात करते हैं आपके फ्रेडरिक रेडजेल। अगर हम लोग पॉइंट नंबर 2 की बात करेंगे, LNC सैंपल। LNC जो सैंपल है वो क्या बताते हैं कि ह्यूमन ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ चेंजिंग रिलेशन बिटवीन अनरेस्टिंग मैन एंड अनरेस्टिंग अर्थ। देखो इन्होंने तो रिलेशनशिप की बात करी, लेकिन सैंपल आते आते ये चीज़ बताते हैं कि जो ह्यूमन बीइंग है वो अनरेस्ट है। अनरेस्ट का मतलब है ह्यूमन बीइंग कोई ना कोई एक्टिविटी हमेशा करता रहता है, और अर्थ भी है वो अपने आप को मॉडिफाई करती रहती है, चेंज करती रहती है। तो दोनों को अनरेस्टिंग माना गया है, मतलब जो कभी ना थकने वाले होते हैं। अब जो दोनों कभी नहीं थकेंगे तो दोनों उसका इस्तेमाल करेंगे। पहले ह्यूमन बीइंग अर्थ को क्या करता है? उसका इस्तेमाल करता है, और उसी का ही कहीं ना कहीं रिएक्शन हम लोगों को देखने के लिए मिलता है अर्थ की तरफ से। आप लोगों ने काफ़ी बार देखा होगा कि जो नेचुरल एक्टिविटी हो रही है, नेचुरल जो फिनोमेना जितने भी डिजास्टर्स वगैरह आ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं उसका जो मेन कारण है वो ह्यूमन एक्टिविटी। अर्थक्वेक का आना, फ्लड का आना, लैंडस्लाइड्स का आना, सूखा पड़ना, ये जो सारी चीज़ें वो कहीं ना कहीं ह्यूमन एक्टिविटी का एक पार्ट है। उसी के अंदर सैंपल बताते हैं कि ये एक रिलेशनशिप है किसका? अनरेस्टिंग मैन का अनरेस्टिंग अर्थ के साथ। तो यहाँ हमारी 2 डेफिनेशन बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाती है। पहली आपकी फ्रेडरिक रेडजेल की थी, दूसरी थी LNC सैंपल की। थर्ड हम लोग बात करेंगे पॉल डी ला ब्लेच की। तो यहाँ पे उनकी जो डेफिनेशन उसके अकॉर्डिंग ये क्या बताते हैं कि कॉन्सेप्शन रिजल्टिंग फ्रॉम अ मोर सिंथेटिक नॉलेज ऑफ अ फिजिकल लॉज गवर्निंग आवर अर्थ एंड ऑफ द रिलेशन बिटवीन द लिविंग बींग्स विच इनहेबिटेंट इट। एक बहुत बड़ा फिजिकल लॉ है, ये एक लॉ की बात करते हैं। देखिए ये जितनी भी डेफिनेशन है इनको रटने से अच्छा है कि हम लोग इनके कीवर्ड को पकड़ें। जहाँ LNC सैंपल ये बताते हैं अनरेस्टिंग मैन के बारे में बात कर रखी है, इन्होंने कॉन्क्रीट की बात कर रखी है कि बहुत अच्छा रिलेशनशिप है। यहाँ पे ये बात कर रहे हैं पॉल डी ला ब्लेच बात करते हैं लॉज के बारे में कि हर एक लॉ है, प्रकृति का अपना एक नियम होता है, नेचर का एक अपना जो नियम होता है, इस नियम की बात कर रहे हैं यहाँ पे पॉल डी ला ब्लेच। उसी की तरह आपका 4th नंबर पॉइंट आएगा डिकन्सी पिट। डिकन्सी पिट क्या बोलते हैं? ह्यूमन एंड देयर वर्क इन ह्यूमन ज्योग्राफी। आदमी और आदमी के द्वारा किए गए सारे के सारे काम, वो सारे के सारे काम डिकन्सी पिट्स बताते हैं अपनी ह्यूमन ज्योग्राफी के डेफिनेशन के अंदर। यहाँ अगर आप लोगों को समझ में आया होगा लगभग, तो उसका मतलब ये होगा कि ह्यूमन ज्योग्राफी क्या है, उसकी मीनिंग हम लोगों ने अभी तक पढ़ी है। उसके अलावा पॉइंट नंबर 2 के अंदर हम लोगों ने पढ़ा ह्यूमन ज्योग्राफी क्या है। ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर 4 जो आपके मेन जो आपके ज्योग्राफिकर्स हैं, इन लोगों ने कौन कौन सी डेफिनेशन दी है, और एग्जाम में इन्हीं डेफिनेशनों में से किसी एक डेफिनेशन को पूछा जाता है। एक और चीज़ सबसे बड़ी याद रखें कि कभी भी डेफिनेशंस का मॉडिफिकेशन नहीं चलता। आपको जब इन्वर्टेड कॉमा में जो डेफिनेशंस लिखनी होती है वो एज इट इज़ लिखनी होती है, इसके अंदर आप कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते। अब हम लोग बात करेंगे नेचर की। तो नेचर में आता है नेचर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। इसके अंदर ये 3 जो हैं फंडे, ये आपके हिस्ट्री में भी आते हैं, व्हेन, वेयर एंड हाउ। व्हेन का मतलब होता है कहाँ, वेयर का मतलब व्हेन का मतलब होता है कब, वेयर का मतलब होता है कहाँ, और हाउ का मतलब होता है कैसे। ये 3 फिनोमेना है, ये 3 क्वेश्चन मार्क्स है जो ह्यूमन ज्योग्राफी के नेचर को बताते हैं कि ह्यूमन बीइंग की जो ज्योग्राफी है उसके अंदर ये 3 फैक्टर्स हैं, जो अगर आप लोग पढ़ लोगे तो लगभग आपका जो पूरा का पूरा इसको नेचर आपको समझ में आ जाएगा कि ह्यूमन ज्योग्राफी अपने आप में क्या काम करती है। ठीक है, तो इसी के अंदर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर हम लोग बात करेंगे कि ये ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर इसका नेचर क्या है, तो नेचर की अगर हम लोग बात करते हैं तो नेचर के अंदर ये बताया जाता है कि ह्यूमन ज्योग्राफी फोकस ऑन द स्टडी ऑफ इकोलॉजिकल कंडीशन, रीजनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वेरियस रीजन्स। ये इकोलॉजिकल कोऑर्डिनेशन की बात कर रही है। याद करें कि हर चीज़ का कोऑर्डिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपस में कोऑर्डिनेशन करती है ज्योग्राफी, अर्थ भी हमारे साथ में, और वो हमेशा किसके साथ में किया जाता है, वो आपका रीजनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वेरियस रीजन्स। हर एक ऑर्गेनाइजेशन है, हर एक ग्रुप बने हुए हैं उसके साथ में। एक डेजर्ट में रहने वाला जो आदमी होगा वो डेजर्ट की एक्टिविटी का इस्तेमाल करेगा, डेजर्ट में मिलने वाली चीज़ों का इस्तेमाल करेगा, और उन्हीं रिसोर्सेज पर उसको ज़िंदा रहना है। नेचर भी उसको उतना ही देती है जितनी उसको ज़रूरत होती है। ठीक है, तो यहाँ पे अब आपका कंप्लीट हो जाता है नेचर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। इसके अंदर आप मेनली 3 फंडे ही पकड़ेंगे, व्हेन है, वेयर एंड हाउ, कि कहाँ, कब और कैसे। इनके अगर आंसर्स अगर आप लोगों को मिल गए, वही आपका ह्यूमन ज्योग्राफी का नेचर है। हम पढ़ते क्यों हैं? इन 3 क्वेश्चन का आंसर ढूंढने के लिए, व्हेन, वेयर एंड हाउ। नेक्स्ट हम लोग बढ़ेंगे एरिया ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। अब ह्यूमन ज्योग्राफी स्टार्ट कर दी, ह्यूमन ज्योग्राफी की डेफिनेशन पढ़ ली, सब कुछ पढ़ लिया। अब
हम लोगों को आगे जो पढ़ना है वो पढ़ना है स्टडी ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर कि हम लोग क्या क्या चीज़ें पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं रीजन के बारे में। रीजनल का मतलब होता है वो प्रांत, वो इलाका जहाँ हम लोग रह रहे हैं। अगर हम लोग बात करेंगे कि अगर कोई राजस्थान में रहने वाला है तो राजस्थान का रीजन अलग है, डेजर्ट है। अगर वो किसी माउंटेनियस रीजन में रह रहा है तो उसकी एक्टिविटी अलग होगी। तो हर एक प्रांत, हर एक रीजन के बारे में पढ़ना ही आपका स्टडी ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा आपका पॉपुलेशन। अब पॉपुलेशन कहाँ डिपेंड करती है? पॉपुलेशन ज़्यादा कहाँ होगी? जहाँ उसको सारी एक्टिविटी मिल जाएगी। जैसे कि अगर आप लोग बात करेंगे जो आपके जो रिवर्स वगैरह है, जहाँ फर्टाइल लैंड ज़्यादा है, वहाँ पे हमेशा डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन ज़्यादा होती है। और डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन कम कहाँ होती है? जहाँ एक्सट्रीम कंडीशन होगी, जहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी, बहुत ज़्यादा सर्दी या बहुत बारिश होती है। जहाँ ज़्यादा बारिश होती है और फ्लड आने के चांसेस होते हैं, तो वहाँ पे भी पॉपुलेशन थोड़ी सी कम देखी गई है। बट मैक्सिमम ये देखा गया है कि मैक्सिमम जो पॉपुलेशन आपको हमेशा वहाँ मिलेगी जहाँ अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, ट्रांसपोर्टेशन एंड नेचुरल रिसोर्सेज आपको ज़्यादा मिल जाता है। तो स्टडी एरिया की अगर हम लोग बात करेंगे ह्यूमन ज्योग्राफी की, तो इसके अंदर रीजन भी हो गया, पॉपुलेशन भी हो गया। पॉइंट नंबर 3 आएगा आपका रिसोर्सेज। जहाँ जितने रिसोर्सेज होते हैं पॉपुलेशन की डेंसिटी बढ़ती है। सपोज करो अगर कहीं पे बहुत ज़्यादा माइंस वगैरह हैं, अगर आप लोग झारखंड की बात करोगे वहाँ माइंस ज़्यादा है तो पॉपुलेशन ज़्यादा होगी। यूपी की अगर आप लोग बात करोगे डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। रीज़न क्या है? क्योंकि वहाँ पे फर्टाइल लैंड ज़्यादा है, उसकी वजह से वहाँ की पॉपुलेशन बढ़ जाती है। महाराष्ट्र की बात कर सकते हैं, कर्नाटक की बात कर सकते हैं। राजस्थान की पॉपुलेशन थोड़ी कम है क्योंकि यहाँ पे कंडीशन थोड़ी सी हार्श होती है। पॉइंट नंबर 3 हम लोग बात करेंगे नेचुरल लैंडस्केप्स। लैंडस्केप्स का मतलब होता है आप बाहर जाइए, आपको नेचुरल जो चीज़ें दिखाई देती है वही आपके नेचुरल लैंडस्केप्स। इसी लैंडस्केप्स की अगर हम लोग बात करेंगे, अगर बाहर निकले जहाँ डेजर्ट है तो वो डेजर्ट इलाका हो जाएगा। जहाँ बहुत ज़्यादा माउंटेन्स हैं तो माउंटेन्स के अंदर आप लोगों को माउंटेन्स दिखा देंगे, वहाँ की नेचुरल लैंडस्केप्स। अगर किसी इकोसिस्टम में जाते हो नेचुरल, जहाँ पे आपको डेजर्ट है, जहाँ आपको माउंटेन्स है, फॉरेस्ट है, ट्रीज, प्लांट वगैरह जो मिल जाते हैं, वो वहाँ की नेचुरल लैंडस्केप्स हो जाएगी। तो ये जब 4 चीज़ें आप लोग पढ़ लेते हो तो आपका एरिया वहाँ पे कंप्लीट हो जाता है कि एरिया में हम लोग कौन कौन से इन 4 फैक्टर्स को पढ़ते हैं। अब जाहिर सी बात है कि जब हम लोग सारी चीज़ पढ़ ली तो आपका इसी टॉपिक के अंदर जो मेन टॉपिक रह जाता है वो है आपका डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। ह्यूमन ज्योग्राफी का डेवलपमेंट किस तरीके से हुआ, आप लोगों को मैंने क्लास 11th में भी पढ़ाया था कि ह्यूमन बींग का ओरिजिन कहाँ से हुआ, कैसे वो पानी से निकलता है, कैसे अर्थ बनी, अर्थ से पानी आया, पानी के बाद में छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनते बनते ह्यूमन बींग बना हुआ है। और ह्यूमन बींग के डेवलपमेंट की एक बहुत बड़ी टाइम स्केल, हमें करोड़ों साल लग गए हैं यहाँ तक पहुँचने के लिए। तो आज हमारी जो ह्यूमन बॉडी है इसको डेवलपमेंट होने में भी बहुत समय लग चुका है। उसी की तरह अगर हमारा डेवलपमेंट हुआ तो हमारी इस फील्ड का भी डेवलपमेंट हुआ है। और इसी फील्ड के अंदर आपकी जो 3 मेन फील्ड है, पहली है आपकी एंशिएंट हिस्ट्री, दूसरी है आपकी मिडिवल हिस्ट्री और थर्ड है आपकी मॉडर्न हिस्ट्री। एंशिएंट हिस्ट्री की अगर हम लोग बात करेंगे, जिसको हम लोग बोलेंगे हिस्ट्री में ज्योग्राफी है, तो एंशिएंट जो ज्योग्राफी है इसके अंदर हम लोग पुरानी चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं कि उनके रिसोर्सेज कैसे थे, उनकी लाइफस्टाइल कैसी थी, उनके पास कौन से मेटल्स थे, उनका बिजनेस कैसा था, वो नेचुरल किस तरीके से अपने आप को सर्वाइव करते थे, एक्सट्रीम कंडीशन हो, बारिश के अंदर हो, कैसे उनसे इंसान ने किया, वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। मिडिवल में आते आते हम लोगों को क्या होता है, ह्यूमन बींग का एक डेवलपमेंट हो चुका है। इंसान नोमैडिक था पहले, नोमैडिक से अब उसने एक ह्यूमन सेटल्ड लाइफ जीनी स्टार्ट कर दी थी और अब वो एग्रीकल्चर कर रहा है, एनिमल हस्बेंड्री कर रहा है, उसने काफ़ी अपने आप को काफ़ी डेवलप कर लिया। पहले वो हंटिंग और गैदरिंग का काम कर रहा था, अब उसने गैदरिंग के बाद में अब उसने फार्मिंग का काम स्टार्ट कर दिया, फिशिंग का काम स्टार्ट कर दिया, एनिमल हस्बेंड्री कर दिए, अब उसको काफ़ी क्रॉप्स के बारे में भी नॉलेज हो चुकी है। तो यहाँ अगर हम लोग सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर फील्ड की बात करें तो यहाँ पे आपका मिडिवल जो ज्योग्राफी है यहाँ वो अपने आप को काफ़ी हद तक डेवलप कर चुका है। पॉइंट नंबर 3 है आपकी मॉडर्न ज्योग्राफी। मॉडर्न ज्योग्राफी, मॉडर्न टेक्निक्स, इसको हम लोग टेक्निकल ज्योग्राफी भी बोल सकते हैं क्योंकि यहाँ जो ऑर्थोडॉक्स पैटर्न जो चल रहा था पीछे से वो यहाँ पे कंप्लीट चेंज हो चुका है। अब आपकी जो मॉडर्न ज्योग्राफी है इसके अंदर मॉडर्न मशीन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। आने वाले टाइम में ये बताया जा रहा है कि अभी जो हमारा ज्योग्राफी का रिलेशनशिप था पहले किसका, अर्थ के साथ में और ह्यूमन बींग के साथ, तो ह्यूमन बींग को रिप्लेस करने वाली चीज़ें आ चुकी है जिसको हम लोग मशीन्स बोलते हैं। चाहे आपको कोई भी टेक्निकल काम करना है, कोई गड्ढा खोदना है, चाहे आपको फार्मिंग करनी है, चाहे आपको फिशिंग करनी है, कुछ भी करनी है, उसके लिए मशीन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये मशीन्स आती हैं मॉडर्न ज्योग्राफी के अंदर। यहाँ हर चीज़ एक मॉडर्न टेक्निक पे पहुँच चुकी है। इन सारी चीज़ों को जस्टिफाई करने के लिए हमारे ज्योग्राफी के अंदर 3 टर्म्स को दे रखा है। ये टर्म अपने आप में इस पूरे के पूरे चैप्टर की रीड है, जिसमें आपका डिटर्मिनिज्म है, पॉसिबिलिज्म है और न्यू डिटर्मिनिज्म। इन 3 डेफिनेशंस को पढ़ लेंगे और आप अगर ये चीज़ समझ गए तो लगभग मोटा मोटा आपको इस चैप्टर के अंदर आपको पूरा का पूरा समझ में आ चुका होगा। पहला अगर हम लोग पॉइंट डिस्कस करते हैं डिटर्मिनिज्म, तो डिटर्मिनिज्म की चीज़ क्या है, द लाइन ऑफ थॉट्स
which accept the supremacy of natural forces in a comparison to a human forces which regard the human as the slave of nature। डिटर्मिनिज्म बताता है कि ह्यूमन बीइंग के पास में कोई पावर नहीं है। ह्यूमन बीइंग अपने आप को जितना पावरफुल मानता है, लेकिन जब अर्थ अपनी एक्सट्रीम कंडीशन पे आती है और जब उससे जब रिवेंज लेने की कोशिश करती है, तो ये माना जाता है कि ह्यूमन बीइंग तो सिर्फ एक स्लेव है, यानी कि गुलाम है। बाकी का पूरा जो काम है वो नेचर करती है। आप गड्ढा खोदोगे, आपने माइंस खोद ली, आपने अर्थ को बहुत तेज़ी से उसको एक्सट्रैक्शन करना स्टार्ट किया, अल्टीमेटली क्या होता है, लैंडस्लाइड्स आती हैं, अर्थक्वेक आती है, और धीरे धीरे आपको क्या होता है, उसका पूरा का पूरा खामियाजा भुगतना पड़ता है। हम लोग बहुत ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग आजकल बहुत ज़्यादा हो रही है, आपको पता ही है, जिसकी वजह से आजकल आपका जो ग्रीन हाउस इफेक्ट होते हैं ये शुरू हो गए। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, हर चीज़ें जो एक्सट्रीम लेवल पे जा रही है। गर्मी भी बहुत पड़ती है तो बारिश भी बहुत हो रही है, और जब बारिश बहुत हो रही है तो उसकी वजह से ठंड भी बहुत पड़ रही है। तो हर चीज़ अपनी एक एक्सट्रीम कंडीशन में पहुँच चुका है। इसको हम लोग बोलते हैं डिटर्मिनिज्म, जहाँ पे ये बताया गया कि अगर अर्थ और ह्यूमन बीइंग की अगर हम लोग बात करेंगे तो ज़्यादा पावरफुल यहाँ पे इसने किसको बताया, इससे बोला है कि आपकी जो अर्थ है वो ज़्यादा पावरफुल है इन कंपेरिजन टू ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग तो सिर्फ उसका गुलाम है, भले ह्यूमन बीइंग को लगता है कि मैं मास्टर हूँ, पर एक टाइम के अंदर वो भी आपका क्या बन जाता है, गुलाम बन जाता है, स्लेव बन जाता है। पॉइंट नंबर 2 हम लोग डिस्कस करेंगे पॉसिबिलिज्म। पॉसिबिलिज्म का है द लाइन ऑफ थॉट ऑफ यूजिंग अ पॉसिबिलिटीज प्रोवाइडेड बाय अ नेचर टू ह्यूमन अकॉर्डिंग टू देयर चॉइस फॉर द डेवलपमेंट एंड वेलफेयर। देखिए, अर्थ हमारा पूरा का पूरा नर्चर करती है, हम लोगों को पालती है, पोसती है। तो पॉसिबिलिज्म ये बताता है कि यहाँ पॉसिबिलिटी है, अगर ह्यूमन बीइंग चाहे अर्थ के रिसोर्सेज का बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकता है, अर्थ भी बची रहेगी और ह्यूमन बीइंग की जो रिक्वायरमेंट है उसका भी उसको भी फुलफिल होता रहेगा वो। लेकिन होता कुछ उल्टा है, हम लोग अपने इकोनॉमिकल नीड के लिए, पैसे के लिए हम लोग क्या करते हैं, अर्थ को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से हमको डिटर्मिनिज्म जैसी थ्योरी पढ़नी पड़ी उसके लिए कि आपकी जो अर्थ है वो मास्टर है और ह्यूमन बीइंग एक स्लेव है। पॉसिबिलिज्म की थ्योरी में ये बोलते हैं कि अगर ह्यूमन बीइंग चाहे तो अर्थ को उस तरीके से इस्तेमाल करें कि दोनों का काम चल जाए, हम लोग रिसोर्सेज का इस्तेमाल भी कर लें और आने वाली जनरेशन के लिए रिसोर्सेज को बचा भी लें। इतना ही इस्तेमाल कर रहे हैं जितनी ज़रूरत। अननेसेसरी अगर आप लोग उस रिसोर्सेज का इस्तेमाल करोगे तो क्या होगा, एक समय के बाद में वो चीज़ें खत्म हो जाएगी, क्योंकि नेचुरल रिसोर्सेज के अंदर जितने भी जो रिसोर्सेज वो सारे के सारे बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड है। आज के टॉपिक का जो लास्ट टॉपिक है वो है आपका न्यू डिटर्मिनिज्म। इस थ्योरी के अंदर क्या बताते हैं, द लाइन ऑफ थॉट्स ऑफ अ ह्यूमन ज्योग्राफी विच एम्फेसिस ऑन अ कोऑपरेटिंग विद द नेचर एंड नाइदर विनिंग अपॉन द नेचर नोर एक्सेप्टिंग द सॉवरेनिटी ऑफ नेचर। सीधी सी बात है, न्यू डिटर्मिनिज्म के अंदर एक नई थ्योरी बनाई गई। पहली थ्योरी के अंदर बताया गया कि जो आपकी अर्थ है वो मास्टर है, ह्यूमन बीइंग स्लेव है। दूसरे पॉसिबिलिज्म में इन्होंने बताया कि ये भी हो सकता है कि ह्यूमन बीइंग क्या करे, रिसोर्सेज का इस्तेमाल भी करे और नेचर भी बची रहे। थर्ड जो आपकी जो है उसके अंदर इन्होंने एक बता रखा है और भी कि इंसान न तो नेचर का अननेसेसरी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करे, ना उसको जीतने की कोशिश करे और ना अपने आप को मास्टर बनाने की कोशिश करे। यहाँ जियो और जीने दो इस पॉलिसी को यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है कि ह्यूमन बीइंग को खुद को भी बचना है, खुद की आने वाली जनरेशन को भी बचाना है और अर्थ को भी बचा के रखना है। अगर यहाँ पे अगर सारे रिसोर्सेज खत्म हो गए तो एक समय के बाद में ये जो हमारी अर्थ है वो नहीं बच पाएगी, और अगर अर्थ नहीं बच पाई तो ह्यूमन बीइंग नहीं बच पाएगा, और जब ह्यूमन बीइंग नहीं बचेगा तो इस अर्थ के अंदर ह्यूमन बीइंग जैसी जो क्रिएचर्स हैं सारे के सारे एक समय के अंदर खत्म हो जाएंगे। तो पूरा का पूरा अगर हम लोग इस चैप्टर के अंदर हम लोग अगर इसका समराइज़ करें तो एक चीज़ पता चल जाती है कि ह्यूमन ज्योग्राफी क्या है, इसकी मीनिंग क्या है, इसकी फील्ड क्या है। इसके अंदर जो आपकी जो काफ़ी ज्योग्राफिकल है, जैसे फ्रेडरिक रेड्जल हैं, पॉल डी लाज ब्लेच है, एलन सैम्पल हैं, डिकन्स एंड पिट ने, इन्होंने कौन कौन सी डेफिनेशन दी, इसका नेचर कैसा, हम लोग इसके अंदर बेसिकली हमारे जो 3 क्वेश्चंस होते हैं, व्हेन, वेयर एंड हाउ, इसी को हम लोग अच्छे से डिस्कस करते हैं कि इनके अंदर कौन कौन सी एक्टिविटी है। अगर आप लोग यहाँ बात करोगे कि स्टडी एरिया ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, तो इसके अंदर आप लोगों ने बेसिकली 4 चीज़ें पढ़ी थी। पहली है आपकी रीजन, दूसरा पॉपुलेशन, थर्ड रिसोर्सेज और चौथा है आपका नेचुरल लैंडस्केप्स। लास्ट में डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डेफिनेशन के बाद पॉइंट नंबर 2 में सबसे इंपॉर्टेंट यही पार्ट है। इसके अंदर आपके अंदर एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न, ये तीनों चीज़ों के बारे में कि कैसे ह्यूमन ज्योग्राफी का डेवलपमेंट हुआ, एंशिएंट से होते हुए मिडिवल से होते हुए मॉडर्न, और लास्ट के अंदर हम लोगों ने ये 3 पॉइंट पढ़े हैं, जिसके अंदर आपका डिटर्मिनिज्म, पॉसिबिलिज्म और न्यू डिटर्मिनिज्म, ये 3 चीज़ें। जब आप ये सारी चीज़ें डिस्कस कर लोगे तो आपको लगभग पहला चैप्टर तैयार हो चुका है। इसके अंदर आपको एक तो फादर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, इसका एक होमवर्क करना है, इसके छोटे छोटे नोट्स बना लें और चैप्टर को एक बार रीड आउट कर ले। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मेरे को कमेंट करके बता देना, तो मैं आपके इसका आंसर मैं आपको दे दूँगा।